हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की एसएसटी का ब्रिज प्रोग्राम का थीम सी। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस थीम सी का आज हम करेंगे आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के संविधान के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने आपका थीम सी का पार्ट 1 तक कंप्लीट करा हुआ है। आप लोग इन वीडियोस को काफी पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं क्या करती हूँ अपनी वीडियोस में, हर एक पॉइंट को आपके मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ानी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने यहाँ पे आप लोगों के नोट्स स्पेसिफिकली बना रखे हैं। ये नोट्स जो है आप लोगों को पता है, बच्चों को टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलो अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स ना देखे हो, प्लीज एक बार जाके उनको देख लो, ताकि आप लोगों को उसके पहले का पार्ट भी सब कुछ समझ में आ सके। तो आज हम लोग करेंगे आपका ब्रिज कोर्स का थीम सी का पार्ट नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। प्रियम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, कितनी होती है, कहाँ होते हैं, सब कुछ हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है, हम लोग देखते हैं पेडागोजी, यानी कि आपको किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आपको वो देखना है। मतलब हमें देखना है बेसिकली वो चीज कि हमें क्या करना है, किस तरीके से स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है हम लोगों को उसको बढ़ाना है। अब देखो, फर्स्ट चीज जो आप इसमें पढ़ोगे दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग समझोगे ब्रीफली। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब कुछ आप लोगों के खुले विचार करने के लिए एक मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। फॉर सपोज आप क्लास में हो तो आपके टीचर्स पूछ सकते हैं दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट हैपेंस इफ देयर आर नो रूल्स इन सोसाइटी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पहले वो समझो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर रूल्स ना होंगे तो क्या होगा। ये सब चीज हम लोग कवर करेंगे, समझते हैं। देखो सबसे पहली बात हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। क्लास 8 का आपका है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थीम सी का पार्ट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चा, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, या मैं कहूँ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, 2 3 4 इस तरीके से है, जहां पे आपके कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, रूल्स लिखे हुए हैं बेसिकली, जो आप लोगों को कंट्री को फॉलो करने हैं। जो आपकी कंट्री में रहने वाले हर एक इंसान को, चाहे प्रेसिडेंट की पोस्ट का इंसान हो चाहे बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, हर एक इंसान को उन रूल्स को फॉलो करना है, वो आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक बुक है, कुछ भी ऐसा है जहां पे आपकी कंट्री में फॉलो होने वाले सारे के सारे रूल्स लिखे हैं, जो कि आपको फॉलो करने होंगे। अब चाहे आप लोअर इंसान हो, लोअर पीपल, मिडिल क्लास, लोअर पुअर, कुछ भी हो, तो चाहे हाई पोस्ट से बैठे हुए प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, आप सबको उसको फॉलो करना होता है। दैट्स द बुक ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कैसे बनना शुरू हुआ, क्या असेंबली, सब कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार ये देखो, आखिर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, क्या काम करता है आखिर कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की और उसके फीचर्स फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सेम बात होगी। तो अगर आपने ये देखा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कुछ रूल्स लिखे होते हैं जो कि हर एक इंसान को फॉलो करने होते हैं, जो भी उस कंट्री में रह रहा है। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखो पहला काम क्या कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ रूल्स लिखे हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, इट टेल्स हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क एंड व्हाट पावर्स ईच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विल हैव। जब हमें ये पता चला कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने एज अ नॉर्मल पर्सन और गवर्नमेंट को फॉलो करने एज सरकार के रूप में, तो वो क्या करेंगे, बेसिकली हमें ये बताता है गवर्नमेंट को क्या काम करना है। और गवर्नमेंट के हर एक पार्ट के पास, अब हर एक पार्ट से मेरा क्या मतलब है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज बच्चा लेजिस्लेचर, सेकंड इज बेटा आपका एग्जीक्यूटिव, और थर्ड इज आपका जुडिशियरी। अब यानी कि ये तीनों के तीनों जो आपके पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है बेटा, लॉस को बनाना, लॉ मेकिंग, लॉस को बनाना। एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या होता है, इन लॉस को इंप्लीमेंट करना, इन लॉस को एग्जीक्यूट करना। और आपके जुडिशियरी का जो रोल क्या होता है, बेसिकली उनको जज करना कि हाँ लॉ जो बनाया वो सही है नहीं है, न्याय देना बेसिकली। तो आपको मैंने यहाँ पे 3 बताया, अगर आप लोगों को स्पेलिंग ना पता हो तो लेट मी टेल यू। लेजिस्लेचर एक आपका ये होता है, एक आपका इसके बाद होता है आपका बच्चा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और एक आपका होता है बेटा जुडिशियरी। तो इनका अपना काम अलग अलग सबका होता है। समझ में आ गई जी ये वाली बात। लेजिस्लेचर का काम है लॉस को बनाना, जो आपके एमएलए बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, ये सब आपके लेजिस्लेचर का पार्ट है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं।
अब जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो उन लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, हर एक इंसान क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है जो इन लॉज को बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इन पे काम कर रहा है। और जुडिशरी क्या है, जो कोर्ट है आपके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब क्या है, जुडिशरी का पार्ट है जो आपको न्याय देते हैं। अब बोल रहे पार्ट के पास कौन सा काम है करने के लिए, ये सब कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। दूसरा, हम सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ऐसे राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास, मैंने बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि बोलने का अधिकार है, तो हमारे बोलने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हमारे पास इक्वलिटी का अधिकार है कि सब जो है कानून की नजर में बराबर है, तो हमसे वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ठीक है जी, ये वाले हो गए। थर्ड आपका है बच्चा मेंटेन यूनिटी, यानी कि सब में आपस में यूनिटी बनाए रखता है। आप लोगों को पता है इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में बहुत अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, लैंग्वेज के, हर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इन सब में जब सबके अलग अलग रिलीजन्स हैं, सबको एक साथ बांध के रखना कि सब उन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करें, ये बहुत मुश्किल है और ये काम कौन करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और फोर्थ मैंने बोला हमारी आपकी पावर को लिमिट करना, बेसिकली गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर के मन में जो आए वो लॉ बनाता रहे, एग्जीक्यूटिव के मन में जो आए, जिस तरीके से आए वो उसको पास करता रहे, उसको इंप्लीमेंट करता रहे, और जुडिशियरी के जिस तरीके से मन में आए, पैसा खा के जिस भी तरीके से वो न्याय देता रहे, अन्याय के नाम पे, या अन्याय देता रहे न्याय के नाम पे, कुछ भी समझ सकते हो। तो क्या यानी कि कोई भी एक ग्रुप, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो और ना ही अपनी पावर का मिसयूज करे, ये कौन इंश्योर करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या याद रखना है भैया, क्या काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर आप कह सकते हो कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। रूल सेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं बेसिकली, तो हमें कुछ रूल्स देता है, वो गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, हमें फॉलो करने होते हैं। ना कि गवर्नमेंट जो अपनी पावर का मिसयूज कर सके, कोई ऑर्गन उसका पावरफुल ना बन सके। और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम सब में यूनिटी बनाए रखने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो, आप लोगों से जैसा अभी हमने पूछा था कि आखिर क्या होगा अगर आपके सोसाइटी में रूल्स ना हो, तो आखिर क्यों जरूरी है एक सोसाइटी में रूल्स का होना। देखो, अगर सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी और बहुत कियोस हो जाएगा हर जगह। कियोस मतलब शोर शराबा, कहीं पे अनस्टेबिलिटी है, कोई किसी की मान नहीं रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। खुद सोचो, अगर आपकी स्कूल में रूल्स ना हो तो बहुत क्योस हो जाएगा। अगर फॉर सपोज असेंबली हो रही है और असेंबली में ये रूल ना हो कि सबको लाइन में खड़े होना है, तो सब क्या होगा, धक्का मुक्की होगी, तू हट मैं खड़ा हूंगा, ये चलता रहेगा ना। अगर आपकी क्लास में रूल ना हो, अगर आपके स्कूल में रूल्स ना हो, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। सेम इस तरीके से अगर सोसाइटी में रूल्स ना हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत कियोस होगा, शोर शराबा होगा। लोग वो करेंगे जो उनको चाहिए, जो उनको करना है, वो किसी की नहीं सुनेंगे अपने अपने अलावा। तो वहां पे रहना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स क्या होंगी, और प्रॉब्लम्स क्या होंगी अगर रूल्स ना हो। तो पहली बात आपको बताई मैंने, फाइट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, आपस लड़ाइयां होंगी, चाहे वो लैंड के ऊपर, मनी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है उनको रोकने के लिए। आपस रोड पे लड़ रहे हैं खड़े होकर, कोई पुलिस नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई नहीं रोक रहा उनको, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक आधा इंसान मर गया, उसका बस डेड बॉडी होगी बेचारे की, तो खराब हो जाएगा सब कुछ। कोई रूल्स नहीं होंगे तो सेफ्टी नहीं होगी। मैंने बोला अगर लॉज नहीं होंगे तो क्राइम्स होता रहेंगे, थेफ्ट और वायलेंस यानी कि चोरी और मारा पीटी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। कोई किसी के घर पे चोरी करके निकल लेगा, कोई मार के निकल लेगा, कुछ भी चलता रहेगा। ऑब्वियसली सोचो ना आप, अगर कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा कंट्री में। ऑब्वियसली बात है ये, तो रूल्स होते सोते इतना कुछ हो जाता है आए दिन, ठीक है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो बेड़ा ही गर्क होने लाए, ठीक है। कहते हैं विश्व का कल्याण हो तो कल्याण नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, कहते हैं नो जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड, किसी को कोई न्याय नहीं मिल पाएगा, ना पुअर को ना वीक पीपल को, बेचारे हमेशा वो सफर ही करते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग पीपल से, जो रिच है उनसे। अच्छा जी, कहते हैं नो पीस एंड ऑर्डर, कोई भी शांति, कोई ऑर्डर, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई यूनिटी, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। कोई एक दूसरे के अधिकारों की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की फीलिंग्स कुछ भी नहीं यहाँ पे करेगा। तो बहुत जो लाइफ है बहुत ज्यादा ही अनसेफ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। लास्ट बात क्या है, कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब कोई रूल्स नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, लड़ाइयां हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, मारापीटी हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा, चोरी चलाके सब हो रही है, किसी भी कोई भी कंट्री डेवलप कैसे करेगी। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये आपको समझ में आ गया कि अगर लॉज नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, पॉइंट, एक सेकेंड, लेट्स टेक दिस वन।
कहते हैं यू में यूज मतलब मैं, हम लोग यूज कर सकते हैं बीइंग टीचर्स, स्टोरीज ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो उसमें से यहाँ पे कुछ के नाम है, सच एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, हंस मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑफ टू शो हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम। अब देखो हमें क्या करना है, हमें आपको इन सब लोगों का, जो आपके बी आर अम्बेडकर जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, इनकी हमें कुछ स्टोरीज का यहाँ पे यूज करना है, आप लोगों को यह समझाने के लिए किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो किस तरीके से बना। चलो जी ठीक है। हमने बोला भैया जैसे आपको पता है हमारा जो इंडिया था उसको आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो जो हमारे लीडर्स थे वो ये चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को बनाना है। अब उस स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए जहां पे बहुत अलग अलग रिलीजन के, कल्चर के, लैंग्वेज के, कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के यहाँ पे लोग रहते हैं, सबको एकजुट रखने के लिए हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकी कंट्रीज में, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे यूएसए में हो, जर्मनी में हो, कहीं पर भी हो, तो हमें वैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसलिए हमने क्या कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अच्छा मैं एक बात पहले ही बता दूं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, मैं ऑलवेज कहती हूँ अपनी क्लासेस में भी कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा मैं कहूंगी फार साइटेडनेस रखने वाले वो लोग थे। फार साइटेडनेस का मतलब क्या, बहुत दूर के देखने वाले, बहुत दूर के सोचने वाले। उनको पता था आगे आने वाले वर्ल्ड में, आगे आने वाले टाइम में इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्या क्लैशेस, क्या इश्यूज होने वाले हैं। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, कि उसमें हम मतलब जिस तरह जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, जैसा आसपास सिचुएशन है, जैसा इस टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी करते रहते हैं। लेकिन वो रिजिड है, उसको चेंज करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब इतना अच्छा बनाया, आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे करके। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन माना गया। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, आप आगे पढ़ोगे अभी। बेसिकली ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये बात तो सिंपल है आपका। तो कहते हैं बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे 22 कमेटी थी। कितनी कमेटी थी बेटा, 22 कमेटी थी। 22 में से आपकी 8 जो थी वो मेजर कमिटीज थी, और जो 14 थी वो माइनर कमिटीज थी। तो इसमें से 8 जो मेजर है उसमें से एक थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, वो एक थिंकर थे, बहुत अच्छे लॉयर थे, बहुत अच्छे, बहुत आपको पता है ये शेड्यूल्ड कास्ट से थे, एससी, और तभी ये जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, खासकर अपनी लोअर कास्ट के लिए बहुत ज्यादा ही लड़े थे। इन्होंने सबको इक्वालिटी का, जस्टिस का, फ्रीडम का अधिकार दिलाया था, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट वालों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आप क्या बोलोगे, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं इनको आयरन मैन, क्योंकि इन्होंने हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, अब आपको पता है आज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूट, अब तो हमारे इंडिया में क्या है भैया कि पूरा का पूरा ये आपका इंडिया है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बेसिकली 28 स्टेट्स हैं और 8 आपकी यूटीज हैं। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में ना अगर बताओ तो मुझे एक बार इन 8 यूटीज के यानी कि यूनियन टेरिटरीज के नाम बताना। 8 तो वो सर्च मत करना है गूगल पे, गूगल पे सर्च करके बताते हो आप लोग नाम ये। लेकिन एक बच्चा है, आई थिंक गुली वाइटी नाम है उनका, मुझे कंफर्म नहीं है उनका नाम। और एक और बच्चा था जिसने कुछ टाइम पहले कहा था उनका नाम लेने के लिए, तानशु, दीपांशु, पता नहीं उनका क्या नाम था, मैं भूल भी गई यार अब। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा था मैम ऐसे ऐसे वाला है, आंसर इसका ये होगा शायद से। वो काफी अच्छा मुझे लगा था, बिकॉज आप लोग रिस्पॉन्स करते हो मेरे क्वेश्चंस पे तो कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे देखो मैं कह रही हूँ, आप लोग अगर बता सको तो मुझे ये बताना कि हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, कितनी यूटीज है। ठीक है, ओके चलो। अब कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 500 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, देखो आज हमारे पास स्टेट्स हैं, लेकिन पहले ये 28 स्टेट्स या 8 यूटीज वगैरह कुछ भी नहीं था। पहले हमारी 542 यानी कि 542 हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी। क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स। और उन प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लेके आने का काम किसका था, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 539 जो स्टेट्स थी वो ऐसे ही आ गई थी, लेकिन 3 स्टेट्स को किसी को एक्शन, किसी को डिप्लोमेसी का यूज करके ये लेकर आए थे। और इन्होंने भी इंडिया को पीसफुल रखने के लिए, शांति स्वभाव रखने के लिए कुछ काफी चीजें जो है सजेस्ट करी थी। तो बेसिकली क्या है, दोनों ही लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में काम करा है, जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोटेक्ट करा है, उनको अधिकार दिलाए हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये इनका जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे रोल हो गया। अब देखो मैंने आप बताया आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो मैंने एक वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या है बच्चों, ये आप कहोगे एक ऐसी असेंबली है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। क्या थी, एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। अब इसमें कितने मेंबर्स, आगे पढ़ोगे अभी कि
पहले इसमें 389 मेंबर्स थे और बाद में रिड्यूस होकर ये 299 मेंबर्स हो गए थे। ये कैसे हुए अभी आगे समझोगे। तो ये बेसिकली वो असेंबली है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते ही डिसमिस हो गई थी। इसके बाद जो इलेक्शन हुए थे कुछ टाइम बाद, और इलेक्शन होने के बाद तभी से जो हमारी कंट्री है उसमें हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं यूनियन के लेवल पे। ठीक है जी। अच्छा, अब कहते हैं इसमें 22 कमिटीज है, 8 मेजर है और 14 जो है माइनर है। अब देखो यहाँ पे बात कर रही हूँ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कि मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है कुछ क्विजेस का यूज करके, वेबसाइट्स का यूज करके, कुछ वीडियोस का यूज करके कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से बना था इंडिया का। अब देखो यहाँ से आप इसकी हम बात करते हैं। कहते हैं आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारे लीडर्स ने चूज करा, ऑब्वियसली वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना हमारी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए और लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक स्पेशल ग्रुप बुलाया गया था जिसको कहा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका मेन काम क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आप लोगों को पता है ये चीज। इस तरीके से आपको मैंने बोला 389 मेंबर्स थे जो कि बाद में रिड्यूस होकर 299 मेंबर्स हो गए थे। तो पहले मैं ये बताती हूँ ये कैसे रिड्यूस हुए, क्या हुआ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का था, जो प्रोसेस था, वो दिसंबर 1946 में शुरू हुआ। ध्यान समझना इस चीज को, दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक सो ये कहीं पे है नहीं है, मुझे नहीं पता, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं बेसिकली। दिसंबर 1946 बेसिकली 9 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ये मीटिंग हुई, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसकी मीटिंग हुई। अब तब से जो है संविधान बनना शुरू हुआ। अब आप सोचो 1946 चल रहा है, इसी के कुछ टाइम बाद 1947 आएगा जब आजादी हो जाएगी और फिर जो है हमारा नॉर्मल हिस्सा जो है चलता रहेगा। अब आप सोचो ये 1946 चल रहा है तो इसमें अभी मुस्लिम के मेंबर्स भी हैं और हिंदू के मेंबर्स भी हैं, दोनों हैं, दोनों है अभी, क्योंकि अभी आजादी नहीं हुई है, आजाद नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम दोनों है साथ में। अब ये 1947 आ गया बच्चा और यहाँ पे मुस्लिम हमसे अलग हो गए, अलग हो गए मुस्लिम हमसे। जैसे ही मुस्लिम हमसे अलग हुए तो मुस्लिम का पार्ट पाकिस्तान में चला गया, वो ऊपर का आपको पता है जो आपका वेस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट था वो जो है ऊपर वहां पाकिस्तान में चला गया, अलग सेपरेट कंट्री बन गई। और जो भी ये मेंबर्स बचते हैं आपके, ये वाले 90 मेंबर समथिंग, ये जो थे आपके वो मुस्लिम थे, पाकिस्तानी थे बेसिकली, जो सब पाकिस्तान में चले गए। तो यहाँ पे अब ये लोग नहीं बचे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ समझ में आ गया होगा आई होप आपको, कि भैया पहले आपके 389 मेंबर्स थे, 389 थे, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। लेकिन जैसे ही 1947 में आपकी आजादी होती है, जो मुस्लिम के 90 लोग थे इसमें, ये सब मुस्लिम वाली कंट्री पाकिस्तान में चले जाते हैं और अब जो हमारे पास बचते हैं मेनली हिंदू, जो कि आपके थे 299 मेंबर्स, जिन्होंने 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग चालू रखी, उसको बनाना चालू कर दिया। और आप लोगों को एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग से बता दूं ऐसे ही, कि 1946 के बाद जो आपकी 9 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है ना, इसके बाद सीधे मीटिंग 1947 में हुई थी आजादी के बाद। तो बेसिकली आजादी से पहले सिर्फ एक ही मीटिंग हुई थी जहां पे इतने मेंबर्स थे 389, और बाद में जो है ये ऑटोमेटिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें 299 मेंबर्स जो आपके आए थे। समझ में आ गया जी। अब देखो मैंने बोला जब इसमें कुछ कमिटीज हैं जो एक साथ काम कर रही हैं, तो उसमें से एक कमेटी यहाँ पर थी बच्चा आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसके चेयरमैन आप लोगों को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए हम इनको मानते हैं कि ये मैं कहूंगी राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। कहते हैं इन्होंने जो है दिन रात काफी अच्छा जो है काम करा और 3 साल तक ऑलमोस्ट काम करा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, इट हैज टेकन 2 years 11 months and 18 days। तो आप देखोगे 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। ये बात समझ में आई, ठीक है जी। लेकिन देखो आप एक चीज देखोगे कि डिस्कशन डिबेट वगैरह जो भी हुई है वो सब एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 165 डेज हुई है। इसका क्या मतलब है, अभी आपने बोला 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, हाँ लगे हैं, ये टाइम लगा है। 1946 आप लोगों को पता है, दिसंबर 1946 बेसिकली, और अगर मैं कंसाइजली बताऊं तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के जो हमारी मीटिंग हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो बना हमारा 26 नवंबर 1949 तक। अब इसके बीच में आपके दिन हुए बच्चा 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन क्या असेंबली हर दिन बैठी? नहीं, एक्चुअल में जो असेंबली की मीटिंग हुई वो ही 165 डेज, जो कि 1 साल से भी कम है, आधा ऑलमोस्ट। देख रहे हो, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इतना जो है अराउंड जो हमारी मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हुई है।
तो मैंने बोला कि ड्राफ्ट जो आपका प्रिपेयर हो गया था वो हो गया 26 नवंबर 1949 को, हमारा संविधान जो है बन के रेडी हो गया था, लेकिन जो उसका इन्फोर्समेंट हुआ बच्चा वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ड्राफ्ट रेडी है 2 महीने पहले, लेकिन एनफोर्समेंट कर रहे हैं हम 2 महीने बाद। अब ऐसा क्यों, ये भी समझ लो एक बार, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये बताने में। देखो क्या हुआ था, जब हमारा ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे उस टाइम पे एक आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह होती थी, पार्टी वगैरह थी बेसिकली, जिसकी हर साल मीटिंग होती थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ये सब लोग होते थे। अब इसमें क्या था, 26 जनवरी 1930 को अडॉप्ट करा गया था कि भैया इस दिन हम मनाएंगे आपका पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इस दिन हम मनाएंगे आपका पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, 26 जनवरी 1930। लेकिन क्या हम आजाद हुए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हुए? हम लोग नहीं हुए ना। तो ये जो कैंपेन था ये ऑल ओवर इंडिया रीच नहीं कर पाया, इसीलिए इसी वजह से इससे रिलेट करने के लिए इसके नेट 20 साल बाद 26 जनवरी 1950, 30 की जगह 50 के 20 साल बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि अडॉप्ट हो गया था ऑलरेडी 1949 के नवंबर में, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं करा गया, उसको लागू नहीं करा गया, जस्ट बिकॉज ताकि हम इसको इस वाली डेट से रिलेट कर सकें। समझ में आ गई ये वाली चीज? अब आपको आई होप समझ में आ गया हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस तरीके से हमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सब अधिकार जो हमको दिए हैं और आज भी हमारी कंट्री को एक साथ रखा है। एंड दैट वाज योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस तरीके से इंडिया का संविधान बना है मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ना समझ में आया प्लीज वीडियो को एक बार रिपीट कर ली। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ बोला गया बच्चा आपसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है आपको। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सही चल रहे हैं, मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोगों का रूल चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब है ये सब फ्री है, इनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है बेसिकली। तो वो इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी को दिखाते हैं वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं आपके, दैट इज योर पंचायत, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। अब इन चारों को हम लोग पढ़ते हैं। देखो जी आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। पंचायत क्या है बेसिकली, वो जो आपकी ग्राम पंचायत वगैरह लगती है, आपका एमसीडी होता है, जैसे एमसीडी तो खैर दिल्ली है तो वो अलग पार्ट, अर्बन वाला एरिया आ गया, म्युनिसिपैलिटीज आ गई। पंचायत बेसिकली आपकी गांव में होती है, आप लोगों को पता है ये चीज। तो ये लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होता है बच्चा, आप लोगों को पता है, एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, फिर उसके बाद आपकी आती है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपकी रेखा गुप्ता जी हैं, और अगर आप यूपी में रहते हो तो आपके योगी जी हैं। तो उसके बाद आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आपकी आती है बच्चा लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल में कौन है, अगर आप शहर में रहते हो तो आपकी म्युनिसिपैलिटी होंगी, अगर आप गांव में रहते हो तो आपकी पंचायत होंगी, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आप जानते होंगे एमसीडी, और अगर आप कई और जगहों पर रहते हो पंचायत वगैरह में तो वहां पे आपकी ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, ये सब जो आपका होगा। तो उसी पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पे आप लोग खुद अपने लोगों को चुनते हो। अच्छा कहते हैं ये लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो लोकली एरियाज में होती है, विलेजर्स की हेल्प करते हैं। जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, बता चुकी हूँ, हम लोगों के द्वारा ही इलेक्ट करे जाते हैं। मतलब मान लो अगर मैं गांव में रहती हूँ, मैं 18+ हूँ, तो मैं जो है पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करूंगी। अच्छा नेक्स्ट देखो बात करते हैं बच्चा हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो अगर आप लोग कहोगे तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है, उनको इलेक्शंस को लेके बहुत कंफ्यूजन है, उनको नहीं पता इलेक्शंस कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, एमएलए कौन होता है, एमपी कौन होता है, ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को इस चीज में। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे होती है, कौन बैठता है इसमें, पार्लियामेंट में कौन बैठता है, तो ये काफी दिक्कत है। अगर आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ इलेक्शन को लेकर एक वीडियो लेकर आने की, कंप्लीट वीडियो जहां पे मैं इलेक्शन के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी, कहोगे तो ही लाऊंगी। लेकिन चलो ठीक है आगे देखो, कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ये वर्क करती है बच्चा आपके स्टेट लेवल पे। कहां पे काम करती है, स्टेट लेवल पे। जैसे आप लोगों को पता है यूनियन लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे काम करने वाली आपकी कौन सी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया का एक होता है पार्लियामेंट होता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा जिसमें जो आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं आप लोग अपने लोगों को इलेक्ट करते हो, और एक आपका होता है राज्यसभा। इन दोनों को आप बोल के मिला के बोलते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स एमपी। और जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं ये हर एक स्टेट की होती है, और तो जो इसके मेंबर्स होते हैं उसे आप बोलते हो एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हर स्टेट की होती है और ये आपके पूरे के पूरे इंडिया की सिर्फ एक होती है। इसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, इसमें आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। अच्छा ये बात समझ में आ गई जी। ये भी क्या करते हैं आपके लिए, अब दोनों में क्या करते हो, आप अपने एमएलए को चुनते हो, आप अपने एमपी को चुनते हो, सब लोग जो है सबको चुनते हैं एक एक करके। एंड अब वही मैं बोल रही हूँ, इलेक्शन अगर नहीं पता है किस तरीके से होता है तो मुझे बता देना, क्योंकि आप लोग फिर ऐसे कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है तो क्या करते हैं, सॉरी हमारे लिए लॉज बनाते हैं, नेशनल इश्यूज, स्टेट लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उन सबको डिस्कस वगैरह ये लोग करते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज, मतलब बेसिकली ये जो सारे के सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री को अच्छे से चलाने में, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसमें जो उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग्स बाय नंदलाल बोस एंड पेजेस ऑफ सिग्नेचर। देखो ये क्या है बेसिकली, यहाँ देखो आपके एक्टिविटीज वाला पार्ट आया था जिसमें हमने कहा था कि टीचर्स जो है कुछ एक्टिविटीज प्लान करेंगी इंडिविजुअल्स के साथ, जिसमें जो पहला काम होगा वो ये होगा, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि जो नंदलाल बोस जी हैं जिनका काफी रोल था, हाल तक कह रही हूँ, रोल था उनका पेंटिंग्स वगैरह बनाने में, और वो पेंटिंग्स बनाई है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस की थी। तो आपको वही पेंटिंग्स को कलेक्ट वगैरह करना है। तो मैंने यहाँ थोड़ी बहुत वो कर रखी है आप लोगों के लिए। आर्ट ऑफ नंदलाल बोस, देखो यहाँ पे गांधी जी है, यहाँ पर ये है, ये एम्बलम है, ये हमारे टाइगर वगैरह है। यहाँ पे इनकी छोटा सा पेंटिंग दिखा रखी है जहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। ये आपके नंदलाल बोस जी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर आपको बता रखी हैं। नेक्स्ट देखो बात करती हूँ, आपको बताना है, एनकरेज करना है हमें आप लोगों को, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू गिवन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया। कहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें क्या क्या वैल्यूज डिस्क्राइब है, हमें उसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहली बात समझो कि प्रीएम्बल क्या होता है बच्चा। प्रीएम्बल क्या है, क्या नाम है प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज बेसिकली इंडेक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उसका एक इंडेक्स बनाया गया प्रीएम्बल नाम से, जिसमें यह था कि भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किन वैल्यूज पे काम करा है, हमने किन चीजों पे मेन हमारा फोकस रहा है, हमने क्या लोगों को प्रोवाइड करा है, वो मेन वैल्यूज, वो मेन चीजें क्या है, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन आवर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इंडेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ वैल्यूज दिखाता है, गोल्स दिखाता है, जो कि जिसपे हमारी कंट्री बनी हुई है। अब ये देखो ये आपका है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पे देखो इसमें अगर पढ़ के दिखाऊं आप लोगों को, कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this day of 26th November 1949 we hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। ये आपका है बच्चा प्रीएम्बल, जो हम कहते हैं वी यानी कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया की पावर किसको देता है? वी, हम लोगों को, जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया के लोग हैं जो इंडिया को बनाते हैं एक सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री और रिपब्लिक कंट्री। और हम सब लोगों को अधिकार देते हैं जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का। और 26 नवंबर 1949 मैंने आप लोगों को बताया द डे when your constitution has been prepared, इस दिन हम लोगों ने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। अब देखो जो ये वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई गई, इन वैल्यूज का क्या मतलब है उसको पढ़ो। सबसे पहले यहाँ पे आपका आया having solemnly resolved to constitute India into a, यहाँ पे एक वैल्यू गायब है, यस, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरन और रिपब्लिक नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है, रिपब्लिक यहाँ पे गायब हो गया, सॉरी, रिपब्लिक यहाँ पे नहीं है, मैं इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने कहा भैया हम इंडिया के लोगों को ये सब चीजें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सबसे पहली बात डेमोक्रेटिक। इंडिया आपको पता है डेमोक्रेसी है जहां पे जो लीडर्स हैं आपके उनको खुद लोगों के द्वारा ही इलेक्ट करा जाता है, लोगों का राज चलता है। ये हम लोग पहले ही क्लासेस में समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है पता है? जहां पे जो आपका हेड हो वो इलेक्टेड हेड हो, यानी कि जो आपके लीडर्स हो वो इलेक्टेड हो, वो हेरिडेटरी पोजीशन पे ना हो, पापा के बाद बेटा फिर बेटा फिर बेटा, ये ना चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जहां पे एक ऐसी कंट्री जहां पे सारे ही रिलीजन्स को इक्वल माना जाए। क्या है बच्चा? एक ऐसी कंट्री जहां पे सारे ही रिलीजन्स को इक्वल माना जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई होता है ना ऐसा, तो यहाँ पे सारे रिलीजन को इक्वल मानता है, किसी भी रिलीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। तो हमारी कंट्री सेक्युलर है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? जहां पे बेसिकली सारे रिसोर्सेज ना, कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सब सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है काफी हमारी कंट्री में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिच ही रिच और गरीब ही गरीब है, मिडिल क्लास भी यहाँ पर है ना। बेसिकली वही कहते हैं जहां पे हम रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसे कम करते हैं, रिच यहाँ पे, मिडिल क्लास यहाँ पर आती है और यहाँ पे हम रिसोर्सेज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं सोवरन कंट्री। सोवरन का मतलब क्या होता है? इंडिया अपने डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। इंडिया को किसी बाहरी कंट्री की परमिशन की नीड नहीं है कुछ पूछने के लिए कि भाई मैं ये काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं, नहीं। अगर सोचो अगर इंडिया को कोई डैम बनाना है, इंडिया को किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या वो बाहर पाकिस्तान से, चाइना से, यूएसए से पूछेगी भाई मैं ये काम कर लूं? नहीं ना, अपने डिसीजंस इंडिया खुद ले सकती है। तो इंडिया क्या आपकी सोवरन कंट्री है।
अब देखो कौन कौन से आइडियाज जो हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं, जस्टिस दिया हुआ है यानी कि न्याय, हर एक इंसान को यहाँ पर फेयरली सोसाइटी में ट्रीट करा जाएगा। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट्स, बाय ऑल द कोर्ट्स बेसिकली। लिबर्टी का मतलब क्या, आपके पास आजादी है, फ्रीडम है आपके पास सोचने की, स्पीच की, बोलने की, बिलीफ किसी को मानने की या ना मानने की, या किसी रिलीजन को फॉलो करने की या ना करने की, सॉरी। इक्वालिटी आप लोगों के पास, हम लोगों के पास मतलब बेसिकली इक्वालिटी का अधिकार है, यानी कि हम सब इक्वल हैं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो उसके कलर के बेसिस पे, उसकी जेंडर के बेसिस पे, उसकी क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। एंड फ्रेटर्निटी इज अ लास्ट पॉइंट जो हमको दिया गया इस प्रीएम्बल में, एंड दैट इज भाईचारा। सब जो है मिलजुल कर खुशी से, हार्मनी के साथ, भाईचारे के साथ, दोस्ती के साथ यहाँ पे रहो, आराम से रहो। दुश्मनी यहाँ पर आपको किसी से मोल नहीं लेनी है। दीज आर ऑल द वैल्यूज विच आर एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात समझ में आ गई जी। चलो आप देखो, एक बात जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है तो हम एक बात यहाँ पे लिखते हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स। देखो क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, क्या है ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैंने बताया तो ऊपर, ये वो राइट्स होते हैं विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हर एक इंसान के पास होते हैं और इनका आप वायलेशन नहीं कर सकते हो। अगर इनका उल्लंघन हुआ, यानी कि अगर इनका वायलेशन हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वहां तक अप्रोच कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर फंडामेंटल राइट्स। वो राइट जो हर एक पर्सन को जो यहाँ पे रहते हैं, कुछ ऐसे, हाँ कुछ बेसिकली वैसे तो कुछ ऐसे अधिकार भी है, राइट्स भी हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स को हैं, लेकिन बाकी और जो ऑलमोस्ट राइट्स हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, वो हर एक इंसान को जो भी हमारी कंट्री में रह रहे हैं, अगर इन अधिकारों का वायलेशन होता है, कोई भी इंसान करता है, कोई गवर्नमेंट करती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक पर्सन करता है, कोई भी करता है, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आप लोगों को पता है, हाईएस्ट लॉ है हमारी कंट्री का। सबसे नीचे आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर हर एक स्टेट के हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर जो पूरी कंट्री का एक आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। अगर आप डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आप तभी जा सकते हो जब आपके इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब जो एक बात यहाँ पे ये समझो कि जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से अधिकार जो आर्टिकल्स हैं वो आपके 448 आर्टिकल्स हैं। शेड्यूल जो है आपके बता, आपके 12 शेड्यूल से पहले 8 होते थे, फिर 4 बढ़ गए थे। पार्ट्स आपके 25 पार्ट्स हैं, पहले 22 पार्ट्स होते थे, बाद में 3 बढ़कर ये 25 पार्ट्स हो गए। अब आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने बोला 448 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसमें आपके जो है 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। शुरुआत होती है वैसे इनके आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक, लेकिन जो इसके आगे पीछे की बाकी के जो है, 2 यहाँ के 3 वहां के, ये जो है आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपको याद रखना है भैया, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। अगर अब ये पूछ लिया जाए कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं, एक बार यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके यहाँ पर होते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब आपके नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ केस स्टडीज देनी है फंडामेंटल राइट्स पे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी पे या राइट टू एजुकेशन पे, या आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अच्छा, केस स्टडी कैसे देनी है, एक स्टोरी बतानी है बेसिकली आप लोगों को। अगर मैं आपको बात करूं आपसे इक्वालिटी के अधिकार की, इसके ऊपर एक केस स्टडी देखो यहाँ पे दे रखी है। दैट इज, रीटा इज अ गर्ल, एक यंग गर्ल है, स्मॉल विलेज से आती है, शेड्यूल्ड कास्ट से आती है, जो कि सबसे मानते हैं लोअर कास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास में कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो स्टार्ट की यहाँ, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट होती है, तो हम पता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो लोअर कास्ट है, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है। इनको was stopped from entering a public park, इनको एक पब्लिक पार्क था वहां पे जाने से रोक दिया गया था, बिकॉज वो उनकी कास्ट की वजह से, और उनको ये चीज का बहुत बुरा लगा था। इन्होंने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया, इनके पेरेंट्स ने कंप्लेन फाइल करी अगेंस्ट द लोकल अथॉरिटी जिन्होंने इसको रोका। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन लोगों को पनिश करा जिन लोगों ने रीटा को रोका था। इससे हमको पता चलता है कि कानून की नजर में हर एक इंसान बराबर है, किसी को भी पब्लिक एरियाज पे, पब्लिक जगहों पे जाने के लिए उनके कास्ट की वजह से, उनके रिलीजन की वजह से या उनके जेंडर की वजह से आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, राइट टू इक्वलिटी की हमने बात करी थी, जहां पे हर एक पर्सन जो इक्वल होता है, सबको इक्वल तरीके से हमें ट्रीट करना होता है।
सेकंड केस स्टडी की बात करूं विच इज राइट टू एजुकेशन, कि सबको जो है पढ़ने का अधिकार। अब देखो क्या बोल रहे हैं इसके पीछे एक स्टोरी। अपूर्व वासा बॉय 10 साल का लड़का था, वो है सॉरी मतलब नॉट था, वो स्कूल जाना चाहता था एंड इट इज फैमिली, लेकिन उसकी फैमिली जो है बहुत पुअर थी कि वो स्कूल की फीस वगैरह पे नहीं कर सकती थी। एक पड़ोसी ने उनको बताया कि भैया पढ़ना तो बच्चों का अधिकार होता है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन को प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि प्रोवाइड करा भी जाता है ना। तो ये जो है हमको यहाँ पर बताया गया एक क्वेश्चन के द्वारा कि भैया आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका 2009 का, जो कि आर्टिकल 21A के अंडर आता है और ये जो है हर एक पर्सन का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो आप इसका वायलेशन नहीं कर सकते हो। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, अपने बच्चे का दाखिला करा दो, अब बिना स्कूल फीस के उसको पढ़ाया जाएगा। तो वो जाते हैं, उसके पेरेंट्स एनरोल कराते हैं उसको पास के गवर्नमेंट स्कूल में, कोई फीस नहीं पे करते हैं, अब वो अच्छे से पढ़ रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। तो वैसे हमें यहाँ से क्या पता चलता है बेसिकली कि हर एक बच्चा जो कि 6 से 14 साल के बीच का है, इसको जो है पढ़ने का अधिकार है, राइट टू फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन, कोई मना नहीं कर सकता है उसका एडमिशन करने से, ये अधिकार इसको है। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे सिटीजन्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और इनको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उनको एक मौका देते हैं बेसिकली। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोग को एक्टिविटी करनी है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को ड्राफ्ट करना है। अब आप कैसे करोगे वो, बेसिकली आपको कुछ रूल्स वगैरह जो है लिखने हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। तो आपको कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें आप कुछ अधिकार लिखोगे लोगों के, कुछ ड्यूटी लिखोगे। बेसिकली मान लो आप स्कूल के लिए बना रहे हो, तो आपको स्कूल का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जहाँ पे स्कूल में बच्चों के पास क्या राइट्स हैं, आप बच्चों की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनको करना चाहिए, और क्या पेरेंट्स की ड्यूटीज हैं, क्या उनके पास अधिकार हैं, क्या रूल्स हैं जो फॉलो होने चाहिए स्कूल्स में, आपको वो सब यहाँ पे लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज पे, विच इज सेक्शन ए आपका आता है मैच द फॉलोइंग रियल लाइफ सिनेरियोस टू फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे आपको कुछ सिनेरियोस लिखे हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं, इससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट कौन सा आपको वो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट यहाँ पे चाइल्ड गोज टू स्कूल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। एक बच्चा जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी क्लास से, कौन सी क्लास से, कौन सा रिलीजन है, कौन सा जेंडर है, कोई मैटर नहीं करता, हर वो बच्चा जो है स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो, देखो एजुकेशन का यहाँ पे अधिकार है नहीं है, तो स्कूल का तो यहाँ पे नहीं आएगा एजुकेशन, लेकिन देखो यहाँ पे इक्वालिटी का अधिकार है कि सबको इक्वल माना गया है, तो आपके इसका क्या हो जाएगा, इसको आप मैच कर देना कि सबको इक्वल माना गया है, तो राइट टू इक्वालिटी। कहते हैं पर्सन जो है स्पीक्स फ्रीली अबाउट एन इश्यू विदाउट फियर। एक पर्सन फ्रीली बात कर सकता है, फ्रीली बोल सकता है किसी भी इश्यू के बारे में बिना डरे, यानी कि उसको बोलने का अधिकार है। तो क्या क्या, क्या करेंगे यहाँ पे हम, फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और खुद की बातों को एक्सप्रेस करने का उसको अधिकार है। थर्ड देखो यहाँ पर एक बच्चे को रोका जाता है, प्रोहिबिट करा जाता है फैक्ट्रीज में काम करने से, यानी कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से हम बचा रहे हैं, तो ये क्या आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक पर्सन जो है फॉलो कर सकता है अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन और कोई उसको स्टॉप नहीं करेगा, तो क्या है, रिलीजन का अधिकार है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई जी। अब देखो यहाँ पे कुछ फिलअप वगैरह दे रखे हैं आपको। फर्स्ट यहाँ पे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द डैश लॉ ऑफ आवर कंट्री, इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, पार्लियामेंट से ऊपर है, प्रेसिडेंट से ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ बेसिकली न्याय देती है ऐसा, लेकिन वो न्याय अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको अन्याय माना जाएगा। अगर पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉ बना रहा है, अगर वो कोई ऐसा लॉ पास करता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि ठीक नहीं है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में इनवैलिड है, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यानी कि सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर जो है कौन है हमारे देश का, वो है आपका सुप्रीम लॉ, कौन सा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड देखो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द डैश असेंबली। कौन सी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो एनफोर्स होता है कब, 26 जनवरी 1950 को। डिस्कस कर चुके ऑलरेडी हम लोग चीजें। सेक्शन सी की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन फॉर डिस्कशन फर्स्ट यहाँ पर आएगा, हु वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बता चुकी हूँ कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, आपके BR अम्बेडकर जी। अब कहते हैं आपको इनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रहा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, तो इसके चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर जी थे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा उसकी बात करूं तो पहली बात ये रहे, मेन आर्किटेक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, मेन आर्किटेक्ट कौन थे, आपके BR अम्बेडकर, इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी इनको हम देते हैं, क्योंकि इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सेकेंड इनका रोल क्या रहा, अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में, खासकर किसके, लोअर कास्ट के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में, उनको अपने सिटीजन्स को वो अधिकार दिलाने में जो कि इक्वल हो, वुमेन को, पुअर लोगों को, लोअर कास्ट।
थर्ड देखो बात ये तो अगर आप ये 2 भी लिख दोगे तब भी क्वेश्चन अच्छा खास जाएगा आपका। 1.5 नंबर का आ रहा है तो 2 नंबर का आ रहा है तो आप 2 पॉइंट लिख दोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोल रखा है, मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखवा के चलती हूँ ताकि जिसको जो बच्चे को जो इजी लगे वो यहाँ पर वो कर सके। थर्ड देखो यहाँ पर बच्चा आपका सोशल जस्टिस, इन्होंने क्या काम करा था, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को भाई अगर टच कर लोगे किसी लोअर कास्ट वाला अपर कास्ट वाले को टच कर लेगा तो वो गंदा हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो इसको रिमूव करने का इन्होंने काम किया था। लास्ट देखो यहाँ पर है लॉस फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम के लिए बेसिकली आजादी के लिए, सबको आजाद करने के लिए और इक्वालिटी के लिए इन्होंने काम किया था। ये बेशक मत भी लिखना क्योंकि ये काम सब नहीं किया था ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखो आपसे कह रहे हैं आपको 2 फंडामेंटल राइट लिखने हैं, उनके बारे में लिखना है क्यों वो जरूरी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज लिखने क्यों वो जरूरी है इसके बारे में भी लिखना है। बात करूं अगर मैं राइट टू फ्रीडम की, 2 फंडामेंटल राइट लिखने, मैंने एक यहाँ पे अधिकार लिखा है, आपके पास फ्रीडम का अधिकार है, ये आपको अलाउ करता है, आप फ्रीली बोल सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, और आप अपना ग्रुप वगैरह जो है वो फॉर्म कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है। आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहे आप जी सकते हो, आप जो बोलना चाहे आप वो बोल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपकी फ्रीडम किसी और की फ्रीडम का उल्लंघन ना करे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं मेरे पास अधिकार है, मैं आजाद हूं कुछ भी करने के लिए, तो मैं किसी को भी चाटा मार दूंगी रोड पे चलते हुए, नहीं ना, कि मुझे अगर मैं इस तरीके से अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करूंगी तो उससे किसी और की फ्रीडम छिन रही है, तो ये अधिकार जो है मेरे को नहीं है। तो इस तरीके से मुझे मेरी फ्रीडम को बेसिकली प्रैक्टिस करने का अधिकार है कि मैं उससे किसी और के फ्रीडम का उल्लंघन ना करूं। सेकंड यहाँ पे देखोगे एक और अधिकार यहाँ पे होता है, विच इज आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन होता है, कोई भी इसका उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो आप कहां जाओगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ना। यही अधिकार जो आपका यहाँ पर है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। आप क्या होगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इसको इसीलिए अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और आत्मा कहा है इस वाले अधिकार को, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। क्योंकि आपके पास मान लो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको सब अधिकार दे दिए, लेकिन क्या अगर इनका वायलेशन हो गया तो आप कहां जाओगे, आपको वो दिया ही नहीं हुआ। इसलिए ये अधिकार जो है ना बिल्कुल आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अगर उल्लंघन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, आत्मा हुई ना, इसलिए यहाँ पर इसको ये बोला गया है। तो बेसिकली इसका क्या है कि बाकी अदर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन ना करा जाए, आप वो पब्लिक पर्सन जो है अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो जिस तरीके से आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि ये करने का अधिकार है, ये अधिकार है आपके पास, ये अधिकार है, हम सबके पास अधिकार है, इसको दिया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। सेम इस तरीके से आपके पास हमारे पास कुछ ड्यूटीज भी जो हमें फॉलो करनी होती है। ये पहले 9 थी, 8 थी, बाद में बढ़कर जो 11 हो गई। तो ये कुछ ड्यूटी है जो कि हमें फॉलो करनी है। अगर बीइंग अ सिटीजन हमारे पास कुछ अधिकार है, तो बीइंग अ सिटीजन, बीइंग मैं कहूँ निवासी हमारी कंट्री के, या ठीक है, तो हमारे पास कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए जो हमें माननी है, हमें करना चाहिए वो काम। अब वो ड्यूटी जो है आपके आर्टिकल 51A में लिखी गई है। ठीक है जी, अब देखो क्या ड्यूटी है हमारी, वहां पे 3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3 में से आपको जो आसान लगे याद करने की आप वो लिख सकते हो। फर्स्ट ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है हमारी है इट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, उसके आइडियल्स की, उसके इंस्टीट्यूशंस की, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सबकी, नेशनल फ्लैग की जो हमारा ट्राई कलर है उसकी, और नेशनल एंथम, जनगण मन, इन सब से अवॉइड करना, इन सबकी रिक्वेस्ट करना, इन सब पे टिके रहना, इन सबकी रिस्पेक्ट करना। कहते हैं सेकंड क्या है आपके, चेरिश और फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे कुछ ऐसे आइडियाज थे, हमारे आइडियल्स थे, जिन लोगों ने हमारे लिए काम करा है, जिन लोगों ने हमारे देश की फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए काम करा है, हम उनको माने, उनको समझे। ठीक है, थर्ड यहाँ पे कह रहे हैं अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी यानी कि जहां पे हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसकी यूनिटी एक साथ रखने की, इंटीग्रिटी एक साथ रखने की, इन सबको हम बांध के यहाँ पे रखें, इस सबको प्रोटेक्ट करें, ये जो है हमारी ड्यूटी है। अब आप लोग अगर मुझे ना जरा कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि राइट टू वोट, वोट करना क्या हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी राइट टू वोट करना है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, क्योंकि इसके बाद आप लोग का ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आप कुछ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं, आप इनके जो है बेसिकली इनके पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करो और एक के बारे में कुछ ना कुछ चीजें लिखो, तो ये आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने वीडियो को देखी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया आप लोग को चैप्टर, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी उन तक पहुंचाओ इस वीडियो को। एंड आप लोग चाहो तो प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, कुछ बच्चों ने फॉलो कर लिया
है और बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।